शकुंतला नींद से ऐसे जागी जैसे कोई बुरा सपना देखा हो। उसने घड़ी देखी, 4 बजने वाले थे। चादर समेटते हुए अपने पास में सोई राधिका को देखा। वह गहरी नींद में थी। तकिया और चादर उठाते हुए वह बोली, राधिका चल जल्दी से उठ, तेरे जीजा जी के आने का समय हो गया। अंगड़ाई लेते हुए राधिका धीमे धीमे अपने बिस्तर से उठी और चादर हाथ में उठाकर वॉशरूम की तरफ जाने लगी। अरे फटाफट हाथ पैर चला जरा, यूं कछुए की चाल से कुछ नहीं होने वाला। दीदी का यूं फटकारना शायद राधिका को अच्छा नहीं लगा। वह झट से हाथ मुंह धोकर दीदी के पास आ गई। आप बैठ चपाती बनाते हैं। राधिका दीदी के पास बैठकर चपाती सेकने लगी। दरअसल शकुंतला का पति रमेश का फैक्ट्री से 5 बजे तक रमेश घर पहुंच जाता था। सुबह 7:30 बजे घर से नाश्ता करके निकलता था। कभी कभी उसे ओवर टाइम भी करना पड़ता था। फैक्ट्री की कैंटीन का खाना उसे पसंद नहीं था, अतः वह जब घर लौटता तो उसे बहुत तेज भूख लगती थी। शकुंतला उसके लिए कुछ न कुछ बनाकर रखती थी। शकुंतला का विवाह 3 साल पहले रमेश से हुआ था। उसके माता पिता देहात में रहते थे, जहाँ घर में उसके साथ बेटा राजन और उसकी छोटी राधिका थी। राजन देहात के पास वाले एक दफ्तर में लिपिक था। उसी की कमाई से पूरे घर का खर्च चलता था। इसलिए जब बिटिया का जन्म हुआ तो शकुंतला ने अपनी बहन राधिका को अपने पास बुला लिया था। मकसद यही था कि राधिका 18 साल की हो चुकी थी तो उसके योग्य लड़का ढूंढना आसान हो जाता। और वैसे भी रमेश की आमदनी भी अच्छी खासी थी। चपाती बनाकर शकुंतला ने चाय बनाकर रख दी और वह रमेश की प्रतीक्षा करने लगी। बेबी के रोने की आवाज सुनकर राधिका उसके पास चली गई। कुछ देर में रमेश घर पहुंचा। शकुंतला बोली, आप फ्रेश हो जाएं, तब तक मैं चाय नाश्ता लाती हूँ। ठीक है। रमेश वॉशरूम की तरफ जाते हुए बोला। राधिका दिख नहीं रही, कहीं गई है क्या? वह चारों तरफ देखते हुए बोला, नहीं, अंदर है बेबी के पास बेडरूम में। वह मेज के समीप पहुंचा, हाथ पहुंचते हुए कुर्सी पर बैठ गया। उसकी नजरें अभी भी राधिका को ढूंढ रही थी। आजकल यही चल रहा था। राधिका शहर में आने के बाद आकर्षक और सुंदर दिखने लगी थी, अतः रमेश का उसकी तरफ खिंचाव बढ़ रहा था। यह सब शकुंतला को दिखाई नहीं पड़ रहा था, पर राधिका रमेश की नजरों में आए बदलाव को भांप गई थी। इस वजह से वह रमेश के होते हुए उसके सामने आने से बचती थी। एक तरफ शकुंतला एक पतिव्रता की तरह रमेश को दिलो जान से प्यार करती। उससे समय पर खाना और घर पर आराम मिले, इसलिए वह हर दिन व्यस्त रहती थी। राधिका को जानने लाने की वजह यही थी कि वह ज्यादा से ज्यादा समय रमेश के लिए दे पाए। राधिका सब जानती थी, केवल दीदी के लिए वह चुपचाप थी। इन बातों का दीदी को भनक भी नहीं लगे तो दीदी पूरी तरह टूट जाएगी और उसका बसा बसाया परिवार बिखर जाएगा। यह राधिका को पता था, इसलिए वह यह सब चुपचाप सहन कर रही थी। उसने यह बात मन में ठान गांठ बांध कर रखी थी कि अगर कुछ ऊंच नीच हुआ तो अपना बचाव वह पूरी ताकत लगाकर करेगी। खाना समाप्त कर रमेश बेडरूम की तरफ बढ़ गया। तब तक राधिका किचन की तरफ चली गई थी। वहां उसे ना पाकर रमेश अपने दिल पर पत्थर रखकर सोने चला गया। एक और दिन बिना किसी अनहोनी के बीत गया। यह सोचकर राधिका को तसल्ली हुई। रमेश सपने में भी राधिका को किस तरह पाया जाए इस बारे में ही सोच रहा था। उसके किसी भी मंसूबे से निपटने के लिए राधिका खुद को तैयार कर रही थी। जिस दिन की रमेश राह देख रहा था, आखिर वह दिन आ गया। गुरुवार को उसका साप्ताहिक अवकाश रहता था, अतः वह चुप रहकर किसी मुनासिब अवसर की प्रतीक्षा कर रहा था। खाना खाने के बाद राधिका बिटिया के पास बिस्तर पर सो गई। रमेश हॉल में टीवी देख रहा था। आधे घंटे बाद शकुंतला उसके पास आकर बोली, सुनिए जी, मैं आधे पौने घंटे के लिए नीचे शीला के पास जा रही हूँ। अगर देर हो जाए तो चाय के लिए राधिका से कह दीजिए, वह बना देगी। रमेश ने मुंडी हिलाई। दरअसल वह इसी मौके की तलाश में था। शकुंतला के जाते ही वह कुर्सी से उठा और दबे पांव बेडरूम की तरफ बढ़ा। बेड पर राधिका गहरी नींद में सो रही थी। उसके कपड़े अस्त व्यस्त थे। वह उसको निहारने लगा। उसका वहशीपन बेकाबू हो रहा था। एक भेड़िया जिस तरह अपने शिकार पर टूट पड़ता है, उसी बेहोशी में वह राधिका पर झपट पड़ा और उसे दोनों हाथों से अपनी बाहों में भरने की कोशिश करने लगा। इससे राधिका की नींद खुल गई। वह रमेश के हाथों को पूरी ताकत लगाकर धकेलते हुए अपना बचाव करने लगी। किसी तरह से उसने रमेश को दूर धकेल दिया। राधिका का तन डर के मारे कांप रहा था। अचानक बदले इस रुख से रमेश जान गया था कि राधिका आसानी से हार मानने वालों में नहीं है, पर उसे अब यह चिंता हो रही थी
कि कहीं वह शकुंतला को यह सारी घटना न बता दे। उससे उसकी बनती हुई बात बिगड़ जाएगी। उसने उसके पास जाकर कहा, देखो, इन सब बातों का जिक्र अगर तुमने दीदी से किया तो मेरे जैसा बुरा कोई नहीं होगा। तुम तीनों को गांव छोड़ आऊंगा, समझ गई ना? फिर रमेश अपने बेडरूम में सोने चला गया। उसे विश्वास था कि दी हुई धमकी से राधिका अपनी दीदी को कुछ नहीं बताएगी। वहां राधिका अब भी रोए जा रही थी। वह पूरी तरह ध्वस्त हो गई थी। रमेश इस तरह का कदम उठाएगा यह उसने सोचा भी नहीं था। पर अब वह रमेश की धमकी के बारे में सोच रही थी। वह जानती थी कि रमेश ने अगर सच में ऐसा कदम उठाया तो उसके माता पिता को बड़ा सदमा पहुंचेगा तथा परिवार का जीवन भी तहस नहस हो जाएगा। इसलिए उसने अपना मुंह बंद रखने का इरादा बना लिया। उसे तसल्ली थी कि उसने जिस तरह से रमेश का मुकाबला किया उससे वह अब ऐसा कदम दोबारा उठाने की सोचेगा भी नहीं। उसने अपने आप को संभाला और आंसू पोंछ लिए। फिर बेसन में अपना मुंह हाथ धो लिया और बेडरूम में आकर बिटिया के पास लेट गई। पूरी घटना से उसका मन व्याकुल हो गया। राधिका रोए जा रही थी। रमेश इस तरह का कदम उठाएगा यह उसने सोचा भी नहीं था। पर अब वह रमेश की धमकी के बारे में सोच रही थी। वह जानती थी कि रमेश ने अगर सच में ऐसा कदम उठाया तो उसके माता पिता को बड़ा सदमा पहुंचेगा तथा परिवार तहस नहस हो जाएगा। कुछ देर बाद शकुंतला लौटी तो रमेश सो रहा था। वह फिर बिटिया के पास गई। उसकी आहट पाकर राधिका उठ गई। वह शकुंतला के सीने से लगकर बोली, दीदी, मुझे घर की याद आ रही है। मुझे माँ के पास जाना है। क्या हुआ रे अचानक? हाँ, वैसे भी मैं सोच रही थी कि इतने दिन तू गांव से दूर है, पर अब तक घर जाने की जिद कैसे नहीं की। अच्छा ठीक है, तेरे दादा आ रहा है ना अगले रविवार, उसके साथ चली जाना। अब हो गई खुश। राधिका ने सर हिलाया तो शकुंतला ने उसके बालों में हाथ फेंककर उसे अपने गले से लगा लिया। जब रमेश जाग गया तो शकुंतला के बर्ताव में कोई बदलाव न पाकर उसे संतोष हुआ। एक के बाद एक दिन गुजर रहे थे। रमेश की नजरें अब भी राधिका के ऊपर थी। अतः उसने शकुंतला से कहा कि राधिका का किसी लड़के के साथ चक्कर चल रहा है और वह बालकोनी में ताक झांक करती रहती है। शकुंतला को रमेश की सभी बातें सच लगने लगी थी। वह राधिका पर नजर रखने लगी। एक बार जब वह बालकोनी में खड़ी थी तो शकुंतला वहां जाकर उसे निहारने लगी। राधिका ने पूछा, क्या दीदी, आजकल आप मुझे बहुत घूरने लगी हो, क्या बात है? अरे कुछ नहीं, पर क्या? मैं तेरी तरफ देख भी नहीं सकती। शकुंतला बोली, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। तुम तो दीदी हो मेरी, तुमको पूरा हक है। वह शकुंतला से लिपट कर बोली। दोनों हंसने लगी। रविवार को राजन आया तो राधिका खुश हो गई। वह उसके साथ जाने वाली थी। यह बात रमेश को पता नहीं थी। जब वह बैग उठाकर जाने लगी तो शकुंतला की आंखें भर आई थी और राधिका चली गई। कुछ दिन बाद वह मनहूस खबर बिजली की तरह राधिका के घर वालों पर टूट पड़ी थी। शकुंतला जिस शहर में रहती थी वहां भूकंप से बड़ी हानि हुई थी। उनकी बिल्डिंग उस हादसे में तहस नहस हो गई थी। शकुंतला को गंभीर चोट आई थी और रमेश को कमर के नीचे के हिस्से में अंदरूनी चोट आई, जिसके कारण उसे चलने फिरने में दिक्कत हो रही थी। सौभाग्यवश बिटिया सही सलामत थी। शकुंतला के परिवार के लोगों को उन सबको देखने अस्पताल पहुंचे। राधिका ने शकुंतला के पास जाकर बिटिया को गोद में उठा लिया। डॉक्टर के अनुसार शकुंतला कुछ ही पलों की मेहमान थी। सबकी आंखों से आंसू बह रहे थे। तभी शकुंतला की सांस फूलने लगी और वह कुछ कहने की कोशिश करने लगी। राधिका ने उसको बताया कि वह बिटिया का ख्याल रखेगी। तब अचानक उसकी सांस रुक गई। परिवारजन रोने बिलखने लगे। थोड़े दिनों के बाद रमेश अस्पताल से घर आ गया। उसको अभी भी चलने फिरने में परेशानी थी, इसलिए शकुंतला के माता पिता और राधिका उसके घर में ही रहने लगे और राजन अपने गांव वापस लौट गया। राधिका दिन रात रमेश और बिटिया की देखभाल कर रही थी। उसकी माँ खाना बनाती और पिता बाहर वाला काम देखते थे। राधिका की सेवा से रमेश की सेहत सुधरने लगी और वह फिर से चलने फिरने लगा। बिटिया की निगरानी में भी उसने कोई कसर नहीं छोड़ी। उसकी भागदौड़ देखकर रमेश को पछतावा होने लगा। राधिका जैसी सुशील लड़की पर उसने कहर ढाने की कोशिश की थी। आज उसी लड़की की मेहनत के कारण ही वह अपने पैरों पर खड़ा हो पाया था। राधिका के बारे में सोचकर उसकी आंखें नम होने लगी और मन ही मन वह भगवान से क्षमा याचना करने लगा। आंखें पहुंचकर वह राधिका के पास आया और बोला, राधिका, मैंने इतना जुल्म ढाया तुम पर, लेकिन तुमने सब भुलाकर मेरे लिए इतना कुछ किया जिसका ऋण मैं कभी नहीं उतार पाऊंगा। वह भावुक हो गया था। उसके स्वर में पश्चाताप झलक रहा था। इस पर राधिका ने कहा, जीजाजी छोड़ दीजिए सारी बातें। मैंने कोई एहसान नहीं किया।
मैं अभी भी आपको बड़ा भाई मानती हूँ। फिर दीदी की याद में उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। रमेश अपने बेडरूम में जाकर बैठ गया। उसका दिल भर आया था। वह सोचने लगा कि कैसे राधिका के लिए एक अच्छा सा लड़का देखकर जल्दी से उसके हाथ पीले कर दे, जिससे उसके पापों का परिशोधन हो, साथ में शकुंतला की आत्मा को भी शांति पहुंचे। राधिका ने अपने आप को संभाला और वह अपने रोजमर्रा के कार्यों में व्यस्त हो गई। कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में लिखकर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।